हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को इकोसिस्टम जो लेसन पढ़ा रही थी उसमें विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर आज मैं चर्चा करूंगी। ये आपके नंबर 1 के प्रश्न आते हैं मल्टीपल चॉइस के। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो मैंने आपको एजी टेंसले जब डिटेल में पढ़ाया था, तो एजी टेंसले सन 1935 में इन्होंने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी शब्द की खोज की। तो ये वाला आपका सही है। दूसरा प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र बना होता है। पहला ऑप्शन उत्पादकों से, दूसरा उपभोक्ताओं से, तीसरा जैविक घटकों से, चौथा इन सभी से। तो जो पारिस्थितिक इकोसिस्टम होता है वो उत्पादक, उपभोक्ता और अजैविक घटक तीनों से मिलकर बना होता है, इसलिए सही आंसर हुआ इन सभी से। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी से सभी पादपों को खत्म कर दिया जाए तो सभी शाकाहारी मर जाएंगे, सभी मांसाहारी मर जाएंगे, सभी जीव मर जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर पृथ्वी से पादपों को खत्म कर दिया जाए तो शाकाहारी भी मर जाएंगे, मांसाहारी भी मर जाएंगे और दोनों को मिला के हम कहेंगे तो सभी जीव मर जाएंगे। तो कौन सा सही हुआ? सी आंसर। अगला प्रश्न, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं कहा जाता है शाकाहारी, प्रथम मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी, उत्पादक। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे उनको प्रथम मांसाहारी कहा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रथम मांसाहारी है? तो सही जो आंसर होगा वो मेढक होगा, प्रथम मांसाहारी मेढक होगा। गाय और खरगोश शाकाहारी है जबकि बाज आपका टॉप कंज्यूमर है। तो प्रथम मांसाहारी में मेढक आपका आएगा और मेढक किसको? कीटों को खाएगा। अगला, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है? तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में सर्प आता है। अगला, निम्न में से सर्वोच्च उपभोक्ता है? तो शेर, बाज, भेड़िया। तो शेर और बाज दोनों ही सर्वोच्च उपभोक्ता हैं, इसलिए दोनों ए तथा बी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा एक उत्पादक नहीं है? स्पायरोगैरा, एगेरिकस, बॉलबॉस, नॉस्टॉक। तो एगेरिकस जो है वो उत्पादक नहीं है और ये फंगाई या कवक है, जबकि स्पायरोगैरा, बॉलबॉक्स और नॉस्टॉक ये आपके एल्गी हैं। तो इस तरीके से एगेरिकस ये बी आंसर सही हुआ। जीवाणु और कवक कैसे अपघटक होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, रसायन स्वपोषी। अब आपको सही आंसर देखिए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो मृतोपजीवी और परपोषी। तो जीवाणु कवक मृतोपजीवी परपोषी होते हैं, इस तरीके से सेकंड और थर्ड आंसर आपका सही हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? अपघटक, CO2, वसा, प्रकाश। तो अपघटक जो है वो जैविक घटक में आता है और बाकी के CO2, वसा, प्रकाश ये अजैविक घटक नॉन लिविंग कंपोनेंट में आते हैं। अगला प्रश्न, तालाब के पारतंत्र में जंतु पिलबक है, उत्पादक, शाकाहारी, प्रथम मांसाहारी, अपघटक। तो तालाब के पारितंत्र में जो जंतु पिलबक है वो शाकाहारी होगा, क्योंकि जो आपके प्लांट होंगे उनको ये अपने भोजन में शामिल करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रथम पोषी स्तर में होगा घास, गाय, सर्प, शेर। तो प्रथम जो ट्रॉफिक लेवल बनाता है वो घास आएगा, सही आंसर, मतलब उत्पादक। अगला, सबसे अधिक ऊर्जा संचित होगी प्रथम पोषी स्तर में, द्वितीय पोषी स्तर में, तृतीय पोषी स्तर में और चतुर्थ पोषी स्तर में। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होगी प्रथम पोषी स्तर को मिलेगी। अगला, सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिक तंत्र है तालाब, समुद्र, वन, चट्टान। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो इकोसिस्टम होगा वो आपका वन होता है, क्योंकि वन में बहुत सारे प्लांट लगे हुए होते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो मैंने आपको फूड चेन पढ़ाया हुआ था जिसमें मैंने ऊर्जा का प्रवाह आपको एक दिशीय बताया था, क्योंकि एनर्जी फ्लो जो होता है एक दिशा में वर्क करता है। अगला, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सभी। तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के किस पोषी स्तर के जीव को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी? तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड और ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। तो निश्चित बात है सबके लास्ट का स्तर होगा। तो T4 या ट्रॉफिक लेवल फोर्थ में
जो जीव होगा जैसे कि आपका बाज, उसको सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, परभक्षी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव कौन से पोषी स्तर पर होते हैं? अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, किसी भी स्थायी पारितंत्र के लिए खाद्य जाल होना चाहिए, तो किसी भी पारितंत्र के लिए जो खाद्य जाल होता है उसको हमेशा जटिल होना चाहिए। अगला प्रश्न, वृक्ष, बंदर, परजीवी, यह किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? पहला परभक्षी, दूसरा अपराध, तीसरा परजीवी, चौथा ए सभी। तो ये खाद्य श्रृंखला जो होगी परजीवी खाद्य श्रृंखला होगी। अगला, पादप, कीट, मेढक, सर्प, इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप में 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो मेढक को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वो ये तीसरा जो मेढक है आपका, इसके लिए ऊर्जा पूछ रहा है। तो मैंने आपको ऊर्जा प्रवाह में लिंडमैन के 10% नियम को डिस्क्राइब किया था। उसमें मैंने आपको 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा लेके आपको समझाने का प्रयास किया था। इसमें भी आइए देखते हैं, अगर पादपों को 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो जो अगला उपभोक्ता होगा कीट, तो जो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है उसका हम 10% निकालेंगे। जब हम 10% निकालेंगे तो 10% किसको मिलेगा? कीट को मिलेगा, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर 10% कीट को मिल रहा है, तो फिर इस 10% का भी हम 10% निकालने का प्रयास करेंगे। तो जब हम इसको निकालेंगे तो 1% जो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी वो मेढक को मिलेगी। अगर सर्प के लिए पूछता है तो फिर हम एक का जो 1 किलो कैलोरी है उसका 10% निकालते तो वो आपका 0 में आता है, 0 पॉइंट कुछ में। तो वो मेढक की पूछने का प्रयास कर रहा है, तो मेढक को निश्चित बात है 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इस हिसाब से हम जब आंसर देखेंगे तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जलीय तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होगा, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का जो पिरामिड होगा वो सीधा प्राप्त होगा। अब मैंने आपको पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ाया था, आप लोग पीछे जो वीडियो है उनमें जाकर डिटेल में इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ज्वाभार का उल्टा पिरामिड निम्न में से किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो जो ज्वाभार बायोमास का पिरामिड होगा वो उल्टा आपका समुद्र में पाया जाएगा। ज्वाभार का उल्टा पिरामिड क्यों प्राप्त होगा पारितंत्र में, समुद्र में? क्योंकि जो उत्पादकों का या पादप का जो ज्वाभार होगा वो कम होगा और जो उपभोक्ता होंगे उनका ज्वाभार ज़्यादा होगा। ज्वाभार मतलब वजन। तो निश्चित बात है जब उत्पादकों की संख्या कम होती है तो पिरामिड उल्टा बनता है, और जब उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, तो उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए तो सीधा बनेगा, और जब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी तो वही पिरामिड उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक ज्वाभार किसका होगा? पादप पिलवक का, शाकाहारी का, प्रथम मांसाहारी का, सर्वोच्च मांसाहारी का? तो जलीय पारितंत्र में जो ज्वाभार या बायोमास होगा या वजन होगा वो सबसे अधिक सर्वोच्च मांसाहारी का होगा, जिसमें आपकी बड़ी मछलियाँ होंगी। किस पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है? वन, समुद्र, घास का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको ऊर्जा का पिरामिड बताया था, जिसमें ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा प्राप्त नहीं होता है, ऑलवेज सीधा प्राप्त होता है, इसलिए आंसर में आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपके मल्टीपल चॉइस के प्रश्न थे जो अभी तक विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे जो एक एक नंबर के आपके आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। यूपी बोर्ड 9, 8, 7, 5 में प्रश्न पूछा गया था एक नंबर में। आंसर में जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर ये प्रश्न आप लोग नोट डाउन करके जो मैंने डिटेल में पढ़ा है उनसे खुद लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आंसर राइटिंग करना आएगी बजाय मेरा देखने के। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक शब्द पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूपी बोर्ड 8 में पूछा गया प्रश्न है। ए जी टेंसले जो वैज्ञानिक थे उनका समय था सन 1935। उन्होंने पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जलीय पारितंत्र के 2 उदाहरण दीजिए।
तालाब, समुद्र, जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी किन्हें माना जाता है? तो स्वपोषी आप लोगों को पता है, जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्लांट तो सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो अपना स्वयं पोषण कर लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी या आउटोट्रॉफ्स कहते हैं। इनमें आपके प्लांट या उत्पादक आते हैं। ऐसे सभी जीव जो स्वयं अकामिक पदार्थों से कामिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं उन्हें स्वपोषी माना गया है। एग्जाम्पल में हरे पादप। 1 नंबर में आपको इतना ही आंसर करना है। अगला प्रश्न, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता एवं उच्च मांसाहारी में अंतर लिखिए। यूपी बोर्ड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रथम श्रेणी हेडिंग डालेंगे। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में आंसर राइटिंग किस तरीके से करेंगे? बेजू जो अपना भोजन सीधे ही उत्पादकों से प्राप्त करते हैं प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं। अब प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के हम उदाहरण देंगे एग्जाम्पल में। कीट, चूहे, हिरण, खरगोश, चिड़िया, बकरी आदि, ये प्राथमिक उपभोक्ता के कुछ उदाहरण हैं। अब दूसरा प्रश्न उच्च मांसाहारी पूछा है उन्होंने, तो हम सेकंड हेडिंग डालेंगे। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता या इसी को हम उच्च मांसाहारी टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे जीव जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बाघ, शेर आदि। अगला प्रश्न, उत्पादकता किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अवधि में निश्चित क्षेत्र में उपस्थित हरे पादपों द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक पदार्थ की दर को उत्पादकता कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ भोजन। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ये मैंने डिटेल में आपको प्रश्न पढ़ाया था चित्र से है। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से जुड़कर एक श्रृंखला या कड़ी का निर्माण करते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम्पल में पादप, कीट, चूहा, सर्प, बाज आदि, ये खाद्य श्रृंखला हुई। पादपों से भोजन कीट प्राप्त करेंगे, चूहे कीटों से प्राप्त करेंगे, सर्प चूहे से प्राप्त करेगा भोजन, और बाज सर्प से भोजन प्राप्त करेगा या ऊर्जा प्राप्त करेगा। इस तरीके से खाद्य श्रृंखला का एक क्रम है। अगला प्रश्न, किसी परभक्षी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। परभक्षी खाद्य श्रृंखला प्रेडेटर चेन, जिसमें एक दूसरे को खाने का क्रम रहेगा। पादप, कीट, मेढक, सर्प, बाज, ये आपके जो श्रृंखला है परभक्षी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, घास स्थलीय जीव संख्या एवं पेड़ की जीव संख्या का प्रामीण में अंतर लिखिए। अब घास स्थलीय जीव संख्या में हम देखेंगे, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों से कम तथा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम तथा सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम हो, तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का प्रामीण सदैव सीधा प्राप्त होता है। ये मैं डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो घास स्थल में या जो आपका वन, उसमें जो जीव संख्या का हम प्रामीण देखेंगे तो वो सीधा प्राप्त होगा। एग्जाम्पल में घास मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों यानी घास साकी पादपों की संख्या सर्वाधिक होती है। जब हम काउंटिंग करेंगे तो उत्पादकों की संख्या ज़्यादा रहेगी, अतः प्रामीण सीधा बनेगा। आगे, जब कभी प्राथमिक उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं की तुलना में कम होती है तो ऐसी स्थिति में जीव संख्या का प्रामीण उल्टा प्राप्त होता है। कैसे? एग्जाम्पल में देखेंगे, वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र के जीव संख्या का प्रामीण ये उल्टा प्राप्त होगा। जब हम संख्या देखेंगे एक वृक्ष पर, तो वृक्ष की संख्या 1 रहेगी, जबकि उस पर जीवन यापन करने वाले या बैठने वाले जो जंतु होंगे उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। जैसे कि एक प्लांट पे कई सारे बंदर बैठे हो सकते हैं और कई सारे बंदरों पे कई सारे परजीवी रह सकते हैं, जू वगैरह। तो इस तरीके से जब हम संख्या काउंटिंग करेंगे तो उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होगी। जब उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों की संख्या से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो प्रामीण होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। अगला, किसी पारिस्थितिक प्रामीण का आधार किसको प्रदर्शित करता है? पारिस्थितिक प्रामीण का आधार उत्पादकों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब भी हम प्रामीण बनाते हैं तो आधार की जो वैल्यू, आधार में जो वैल्यू होती है वो उत्पादकों की होती है। अगला, जैवभार के प्रामीण का नामांकित चित्र बनाइए। 16 में चित्रकला पूछा गया था। तो जैवभार का जब हम प्रामीण बनाएंगे तो इस तरीके से हम पादप पिलवक, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र का है। फिर इसके बाद पादप पिलवक के ऊपर जंतु पिलवक रहेंगे और जंतु पिलवक के ऊपर शाकाहारी मछलियाँ रहेंगी और शाकाहारी मछली के ऊपर मांसाहारी मछलियाँ रहेंगी। पादप पिलवक को उत्पादक कहेंगे हम, जंतु पिलवक को प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, शाकाहारी मछली को हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे, जबकि मांसाहारी मछली को हम सर्वोच्च उपभोक्ता कहेंगे। जब जीवभार का हम प्रामीण बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो जीवभार या वजन होगा वो मछलियों का होगा,
प्लांटों की अपेक्षा। तो जब उपभोक्ताओं का वजन ज़्यादा होगा उत्पादकों से तो पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। तो ये तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड है। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम 2-2 नंबर के। उत्पादक उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यूपी बोर्ड 14-13-8-6। तो उत्पादक उपभोक्ता में इकोसिस्टम वाला जो क्वेश्चन था जैविक और अजैविक घटक में आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। वहाँ से आप लोग आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न, उत्पादक और अपघटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न उसी पहले वाले प्रश्न में आपको मिल जाएगा। उत्पादक और अपघटक डीकम्पोजर जिसमें जीवाणु तथा कवक मैंने आपको पढ़ाए थे, वहाँ से देखकर आप इसकी आंसर राइटिंग करेंगे। और 2 अंक के जब प्रश्न को ही हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको 25 से 30 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। 25 और जो आपका 30 शब्द है उससे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी कीजिए। 9-8-6 में ये बोर्ड में प्रश्न पूछा गया। तो खाद्य श्रृंखला मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ाई हुई विद चित्र, तो आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। समुदाय के मध्य ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2017, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 कई बार ये पूछा गया है। तो एनर्जी फ्लो का भी मैंने आपको विद फिगर समझाया हुआ है, तो पीछे से आप लोग वीडियो देखकर इसको आंसर राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। अगला लास्ट प्रश्न, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के व्यवहार के पिरामिड का चित्र बनाइए। आंसर में ये मैं आपको डिटेल में ही पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिए किस तरीके से 2015 में पूछा गया था। जीव संख्या के पिरामिड से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है ये, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के जीव संख्या के सीधे पिरामिड का नामांकित चित्र बनाइए। यूपी बोर्ड 17 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको जीव संख्या के पिरामिड की परिभाषा लिखनी है, फिर घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र की जीव संख्या का जो सीधा पिरामिड होता है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आपको जस्ट बताया, वो आपको यहाँ पे फिगर बनाना है। तो पिछले वीडियो में जाकर जब आप लोग डिटेल से इनको देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। इससे बाहर प्रश्न आपका इकोसिस्टम से नहीं जाएगा। जो अभी तक बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं वो मैंने अधिक से अधिक लेने का प्रयास इस वीडियो में किया है।